2012 में एक लास्ट मौका मिला डिपार्टमेंट के माध्यम से कि मैं किसी भी प्रकार एक असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता हूं। तो 2012 में दोस्तों यूपीएससी हाउस, धौलपुर हाउस जो कि न्यू दिल्ली में है, मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम मेरा इतना अच्छा गया। 2 एग्जाम हुआ करते थे, फर्स्ट एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, सेकंड एग्जाम में मेरा बहुत अच्छा गया। लेकिन दोस्तों किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था, मेरा सेकंड एग्जाम जो था मेरा ऐसे का और पैसी राइटिंग का, उसमें मेरा जो हमें अपना जो डिटेल्स भरनी होती है वो ब्लू पेन से ना भर के ब्लैक पेन से भरनी थी और मैं ब्लू पेन से भर के आ गया था। तो उसी वक्त जब मैं धौलपुर हाउस से बाहर निकला, यूपीएससी हॉल से बाहर निकला, तो मैंने अपने दिमाग में इतना चीज रख लिया था कि जितेंद्र, तुम्हारे नसीब में अब गजेटेड ऑफिसर का पद नहीं है, हो सकता है जीवन में तुम्हें कुछ और चीजें इंतजार कर रही हैं। तो उस वक्त दोस्तों मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, जो कि नक्सली बेल्ट थी, और वहां पर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी जितनी भी बुक्स थी उनको मैंने एक बोरी में बंद करके अलविदा कह दिया। अपनी पुस्तकों से कहा कि अब आपका और मेरा जो साथ था वो यहीं तक था, अब मैं आपको दोबारा, एकेडमिक पुस्तक की बात चल रही है जो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्या मैं दोबारा आपको खोल के नहीं देखूंगा। और यहां से मेरा एक अलग तरफ रुख जाने लगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं बंदरगाह पे देखा करता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन आया करते थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी आया करते थे और आईएएस आईपीएस लोग उनको सलाम करते थे। तो हमने सोचा मनी मन में, क्यों न जितेंद्र जीवन की एक दूसरी पारी खेलने के लिए अलग से सोचा जाए। तो दोस्तों यहां पर मेरा एक विजन क्लियर हो गया कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा था वो रास्ता मुझे नहीं मिला, क्यों ना रास्ता बदल दिया जाए। क्योंकि एक शानदार बुद्धिजीवी ने बोला है कि शानदार जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। तो दोस्तों मैं एक इंस्पेक्टर के पद पे था, लेकिन मुझे शकून नहीं था, ना मेरे मन में इतना उत्साह था कि मैं एक बहुत अच्छे पद पे हूं, लेकिन दिमाग में मेरे हमेशा वही आईपीएस वाले दिमाग में रहता था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आके देखा कि मैंने महसूस किया कि जब तक मैं एक अच्छे पद पर न बन जाऊं उसके बाद मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मेरा ट्रांसफर सर छत्तीसगढ़ से नरौरा होता है और नरौरा होके मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। और जब हम छत्तीसगढ़ थे तो जैसे जैसे मैं सोचने लगा कि जीवन में मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है, तो कल्पना की शक्ति देखिए, और कल्पनाओं की शक्ति इतनी हुई कि 2014 में मेरे परिवार में पापा ने एक गैस की एजेंसी अप्लाई किया था और गैस की एजेंसी निकल गई। तो दोस्तों मैंने यहाँ महसूस करी कि अगर सच्चे दिल से, अगर आप ईमानदार है, आपकी नियत ही अच्छी है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो दोस्तों ऐसे गैस की एजेंसी आई, और लेकिन अभी भी मेरे मन में बड़ी ही वो आती, क्योंकि जो मुझे मंच चाहिए था ना, मैंने आपको बताया मुझे मान चाहिए था, सम्मान चाहिए था, पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए था, और सबसे ज्यादा जो मुझे भूख थी पब्लिक स्पीकिंग की, जो कि मैं फौज में भी एक साथ 150 लोगों के साथ अपने ब्रीफिंग किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अंदर से कसोट रही थी कि यार ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म मिले जहां जीवन का एक वो पल आए, जहां जो मैं चाह रहा हूं मेरा वो सिद्धांत पूरे हों। तो दोस्तों मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, लेकिन ईश्वर है ना, आगे आगे 2 कदम आगे चलता है, हम जो सोचते हैं उससे आगे चलता है, और मेरी पोस्टिंग नरौरा हो जाती है, जो कि मेरे घर से मात्र 50-55 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता है। और दोस्तों नरौरा आके, गंगा के तट पर आके एक अच्छा सा अनुभव होता है, और नौकरी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन वो ये है कि नौकरी जो मैं कर रहा था, बेमन नौकरी कर रहा था, क्योंकि मुझे जो पद की भूख थी, जो एक मान सम्मान की भूख थी, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों नरौरा में आके मैं तरह तरह की रणनीति बना रहा था कि मैं बिजनेस में ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से डरता था। क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने से आदमी इसलिए डरता है क्योंकि वह 100% श्योरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि नरौरा में आके मेरे ही कंपनी में एक सिपाही थे जिसका नाम संजीव कुमार है, जो कि आज मेरे इस बिजनेस के मेंटर हैं। उनकी बड़ी शिकायतें आया करती थी। शिकायतें आने पर उनकी जब पेशी हुई मेरे आरआई ऑफिस में, तो हमारे बीएसएम ने जब उनकी पेशी कराई, तो संजीव जी से मैंने यही पूछा, संजीव भाई आपकी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं, आप रेजिमेंट ड्यूटी में नहीं आते, क्यों नहीं आते? तो संजीव जी ने सीधा सा बोला कि सर मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों हमने अपने बीएसएम को अपने रूम से बाहर निकाल दिया, और संजीव जी ने अपने धीरे से बोला कि सर मैं नौकरी तो पूरी कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेजिमेंटल ड्यूटी में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि मैं एक व्यवसाय में इन्वॉल्व हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे कान खड़े हो गए
कि यार एक सिपाही होके व्यवसाय कर रहा है, मैं हालांकि इंस्पेक्टर होके कुछ नहीं कर पा रहा। तो कहते हैं ना कि एक चुंबकीय, एक मैग्नेटिक फील्ड हर व्यक्ति के अंदर काम करता है। तो मैं तुरंत संजीव जी से पूछा, संजीव बताओ क्या कर रहे हो? तो संजीव जी बोले कि सर मैं ऑफिस में नहीं बता सकता। तो हमने बिना इंतजार करे उनको बोला कि आप शाम को हमारे घर पे आइए और हम तसल्ली से उस चीज को समझना चाहते हैं। तो जैसे बताते हैं दोस्तों, फौज में थोड़ा रैंक का एक डिस्टेंस मेंटेन होता है। तो संजीव जी उस शाम को नहीं आए, लेकिन मैंने फिर मैसेज भेजा। दूसरे दिन शाम को रात्रि 8 बजे संजीव मेरे कमरे पे आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, और वहां पर मुझे और मेरी धर्म पत्नी को इन्होंने बिजनेस का प्लान दिखाया। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, प्लान देखने के बाद मेरे दिमाग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि ये बिजनेस क्यों नहीं हो पाएगा, बिजनेस क्यों नहीं हो पाएगा, इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आया। संजीव जी ने मुझे प्लान दिखाया, और संजीव जी ने प्लान दिखाने के बाद एक आईडी बना दी, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था क्या होता आईडी वगैरह। आईडी बना दी, और आईडी बनाने के बाद बोले कि सर कल हम आपसे पैसे ले जाएंगे। मैंने ठीक है, कोई परेशानी नहीं। उस वक्त एक ज्वाइनिंग लगभग 8,500 के आसपास हो रही थी, तो हमने बोला ठीक है कल ले जाइए। अब दोस्तों जैसे ही संजीव जी रूम से चले जाते हैं, हम और अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम और हमारे धर्मपत्नी चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद मैं गूगल पर सर्च करता हूं जो जो संजीव जी ने बताया। जब गूगल पर सर्च करने के बाद माधव सर का उसमें काफी जगह नाम आया, परशुराम सर का आया, एक विकास बिंदास जी उनका आया। तो इन लोगों की जब चीजें मैंने सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इन चीजों में सत्यता है, लेकिन मुझे अभी भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैं शुरू से एक किसी चीज को लेने की धारणा करता हूं कि अगर कोई चीज मिल रही है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। और दूसरे दिन अभी बिजनेस से मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से समझा भी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे भविष्य में पता नहीं ईश्वर शक्ति साथ दे रही थी या क्या दे रही थी। मैं दूसरे दिन संजीव जी को बोलता हूँ कि संजीव जी क्या ये बिजनेस एक से ज्यादा आईडी से हो सकता है? संजीव जी बोले सर जितना अच्छा उतना कर सकते हैं। तो दूसरे दिन आके दोस्तों आपको बिलीव होना चाहिए, मैंने 6 आईडी से बिजनेस को ओपन किया, और लगभग 60,000 रुपए मैंने संजीव जी को देके अपनी आईडी करवा दी। उसके बाद ये बिजनेस जो बिलीव का बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस इतना जल्दी समझ में नहीं आता। तो एक बार पन्नेलाल यादव सर नरौरा आए, जैसे मैंने बताया कि आर के यादव जी भी नरौरा रह चुके थे, और उसके बाद वो गुवाहाटी एयरपोर्ट गए, गुवाहाटी के बाद दिल्ली गए, और दिल्ली से हमारे डायमंड आर के जी ने बिजनेस की शुरुआत करी, और हमारा कम्युनिकेशन भी चलता रहा। लेकिन मुझे बिलीव यूं नहीं हुआ, क्योंकि एक तो रैंक का इतना डिफरेंस था, दूसरा यार ऐसा कभी हमने महसूस नहीं हुआ, ना हमारे किसी रिलेशन में कोई सफल व्यक्ति मुझे मिला। तो जब पन्नेलाल सर आए, हमने उनको घर पे बुलाया, चाय पानी हुआ, तब मुझे मालूम पड़ा कि पन्नेलाल सर, आर के यादव जी और मेरे बिजनेस के गुरु, जिनको हम उस्ताद बोला करते थे, वो उस्ताद एक ऐसा रैंक होता है पुलिस फोर्स में कि वो गुरु की उसमें आता है पैमाने में। तो हम जैसे बताया कि जेपी उस्ताद इनके भाई हैं, तो हमने अपने जितने भी पर्दे थे जो कि मेरे बिलीव के बीच में आ रहे थे, हमने बोला कि अब हम 100% इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि जब जेपी सर कर रहे हैं तो गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं। दोस्तों जेपी सर से बात हुई टेलीफोन पे, बिलीव डेवलप हुआ, और अंदर से मेरी एनर्जी डेवलप होने लगी कि हाँ भाई अब करना चाहिए। और संजीव जी के माध्यम से मैंने नरौरा से इसकी शुरुआत हुई। जैसे संजीव ने बताया दोस्तों, जोश बहुत था, और जोश अभी भी है, और पहली बार में ही मैंने टारगेट अचीव किया। और टारगेट अचीव करने के बाद श्री परशुराम सर से मैंने उस चीज का जो एक उपहार स्वरूप जो चीज होती है हमने ली। अब दोस्तों क्या होता है, संजीव जी कहते हैं कि सर एक डायमंड शिप है, आप दिल्ली से वहां आगरा चलिए जेपी पैलेस में। तो संडे वाले दिन थी, संडे को एक्चुअली इतना जल्दी छुट्टी मिल नहीं पाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों जब हम घनश्याम यादव सर की डायमंड शिप में गए, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, और मैं अपनी मैडम के साथ बच्चों के साथ गया। तो जब जीपी होटल के हॉल में हम घुसे तो मेरी आंखें दोस्तों फटी की फटी रही। मैंने यार ये कहाँ लेके आ गए संजीव? तो संजीव ने मुझे अच्छी तरह बिठाया, कुर्सी वगैरह देके, वहां बहुत भीड़ थी, लोग गजागज भरे हुए थे, तो मेरी आंखें स्वीकार नहीं कर पा रही थी आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए। तो दोस्तों जब मंच से मैंने घनश्याम यादव की 2-4 लाइनें ऐसी सुनी कि मैंने अंदर से हिल गया। घनश्याम सर ने बोला कि आज मेरे साथ 10,000 लोग हैं, और आज मैं एक डीजी से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। मैं दंग रह गया, मैंने कि ऐसा भी होता है? क्योंकि दोस्तों पुलिस फोर्स में डीजी है ना, एक बहुत बड़ी तोप होती है, और डीजी के सामने ना
मतलब डीजी से तुलना करना कोई छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और बैठने के बाद हम घर आए, घर आने के बाद अब हमारे क्या बेचैनी होने लगी क्या, क्योंकि जो चीज हम चाह रहे थे ना, मान सम्मान शोहरत, मुझे सब कुछ दिख रहा था, तो अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस होने लगी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि ये बिजनेस कैसे हो, क्योंकि एक सिपाही या छोटी रैंक का आदमी कहीं भी घूम सकता है, लेकिन हम लोग 24 आवर बने रहते थे। अगर हम 1 घंटे भी गायब हो जाते थे तो कमांडेंट का फोन आ जाता था कि आपकी लोकेशन कहाँ है, तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते थे। इस प्रकार से अच्छा विजन मेरा पहले ही था, मैंने आपको पहले